प्रिय छात्रों, हिंदी के इस शिक्षण सत्र में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम हिंदी काव्य साहित्य का इतिहास श्रृंखला के अंतर्गत इस पांचवें और अंतिम भाग में आधुनिक काल के विषय में अध्ययन करेंगे। वास्तव में साहित्य के इतिहास में काल का सीमांकन सबसे जटिल समस्या है। किसी कालखंड का आरंभ किस समय से होता है, इसे वैज्ञानिक साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता, क्योंकि बदलाव की प्रक्रिया तो अरसे से चलती है, किंतु जब धरातल पर परिवर्तन के चित्र दिखते हैं तब उसका नामकरण होता है। यही कारण है कि काल का आरंभ कुछ वर्ष आगे पीछे हो सकता है। हिंदी साहित्य में आधुनिक काल का आरंभ मोटे तौर पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने संवत 1900 अर्थात सन 1843 ईस्वी से माना है। ध्यान रहे कि सन और संवत में 57 वर्ष का अंतर होता है, अर्थात सन से संवत बनाने के लिए सन में 57 जोड़ना होता है, जबकि संवत से सन बनाने के लिए संवत में 57 घटाना होता है। कुछ विद्वान आधुनिक साहित्य के जन्मदाता भारतेंदु हरिश्चंद्र के जन्म के वर्ष 1850 से आधुनिक काल का उदय स्वीकार करते हैं, जबकि कुछ विद्वानों का मानना है कि सन 1857 ईस्वी में हुए भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम ने देश में एक नई चेतना को जन्म दिया। अतः यहीं से आधुनिक काल का आरंभ माना जाना चाहिए। कुछ विद्वान भारतेंदु जी द्वारा संपादित प्रथम पत्रिका कवि वचन सुधा के प्रकाशन वर्ष सन 1868 ईस्वी से आधुनिक काल का आरंभ मानते हैं। डॉक्टर नगेंद्र जी ने 1857 ईस्वी से आधुनिक हिंदी काव्य साहित्य का आरंभ माना है। प्रायः अधिकांश विद्वानों ने इसे स्वीकार भी किया है। अतः हम भी इसी आधार पर आधुनिक काल का उपविभाजन करेंगे। तो आइए प्रश्नोत्तर शैली में इसे देखें। पहला प्रश्न, हिंदी काव्य साहित्य के आधुनिक काल का उपविभाजन कीजिए। उत्तर, हिंदी काव्य साहित्य के आधुनिक काल का उपविभाजन निम्नवत है। पहला, भारतेंदु युग या पुनर्जागरण काल। भारतेंदु युग को पुनर्जागरण काल भी कहते हैं। सन 1857 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक। ध्यान रहे कि सन में कुछ विद्वानों में अंतर है, इसलिए किताबों में आपको अलग अलग मिलेगा। कहीं 1843 से 1900, कहीं 1850 से 1900, तो कहीं 1868 से 1900 ईस्वी तक। दूसरा, द्विवेदी युग, इसे जागरण सुधार काल भी कहते हैं। सन 1900 ईस्वी से 1918 ईस्वी तक। कुछ विद्वान इसे 1900 से 1920, तो कुछ 1900 से 1922 तक मानते हैं। यद्यपि आचार्य द्विवेदी जी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन 1903 से किया था, अतः इसका आरंभ 1900 से ही माना जाता है। तीसरा काल, छायावाद काल, शुक्लयुग। छायावाद काल को शुक्लयुग भी कहते हैं। सन 1918 ईस्वी से 1938 ईस्वी तक। कुछ विद्वान इसे 1918 से 1936, तो कुछ 1920 से 1936 ईस्वी तक स्वीकार करते हैं। चौथा, छायावादोत्तर काल, इसे शुक्लोत्तर युग भी कहते हैं। सन 1938 ईस्वी से अब तक। यह भी 3 भागों में विभक्त है। पहला, प्रगतिवाद, सन 1938 से 1943 ईस्वी तक। दूसरा, प्रयोगवाद, सन 1943 ईस्वी से 1953 ईस्वी तक। और तीसरा, नई कविता, सन 1953 ईस्वी से अब तक। इसके बाद के विभाजन माध्यमिक कक्षाओं में सम्मिलित नहीं है। दूसरा प्रश्न, आधुनिक काल की प्रमुख प्रवृत्तियों अथवा विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। उत्तर, आधुनिक काल की प्रमुख प्रवृत्तियां
अथवा विशेषताएं निम्नलिखित। पहला, देश प्रेम की भावना। दूसरा, नारी के प्रति परिवर्तित दृष्टिकोण। जहां रीतिकाल में नारी सौंदर्य का विलसतापूर्ण चित्रण था, वहीं आधुनिक काल में नारी के प्रति दृष्टिकोण परिवर्तित हो गया। उसे आदर और सम्मान की दृष्टि से देखा गया और देवी की तरह समझा गया। तीसरा, लघु मानव की प्रतिष्ठा। यहाँ सामान्य व्यक्ति पर भी काव्य रचनाएं हुई, किसी विशिष्ट पर ही काव्य रचना सीमित नहीं रही। लघु मानव की प्रतिष्ठा। चौथा, समाज सुधार का स्वर। आधुनिक काल के कवियों ने समाज सुधार पर बल दिया है और उनके काव्य में यह भावना चारों तरफ दृष्टिगत होती है। पांचवां, काव्य भाषा के रूप में खड़ी बोली का प्रयोग। यह आधुनिक काल की एक बड़ी विशेषता है कि यहाँ ब्रज और अवधी भाषा के स्थान पर खड़ी बोली को काव्य की भाषा बनाया गया। ये तो रहा आधुनिक काल की प्रमुख प्रवृत्तियां। अब आधुनिक काल में कई जो अलग अलग उपविभाजन हैं, उनके बारे में भी जानें, ताकि उन पर प्रश्न आने पर आपको समस्या न हो। तो पहला उपविभाजन था भारतेंदु युग। इसकी विशेषताएं: पहला, राष्ट्र प्रेम की भावना। दूसरा, सामाजिक विषमता का चित्रण। तीसरा, हास्य व्यंग की प्रधानता। चौथा, समस्या पूर्ति की प्रवृत्ति। समस्या पूर्ति उस समय एक व्यवस्था थी कि एक पंक्ति काव्य की दी जाती थी और कवियों को उसी के आधार पर अन्य पंक्तियों का निर्माण कर एक छंद बनाना होता था। प्रायः सवैया छंद में इसका प्रयोग होता था। इसी को समस्या पूर्ति कहते थे। पांचवां, प्रकृति का स्वच्छंद रूप में चित्रण। जहां वीर गाथा काल में प्रकृति को केवल सौंदर्य के आसपास खींचकर छोड़ दिया गया था, वहां आधुनिक युग में उसका स्वतंत्र चित्रण हुआ है और वह बड़ी सुंदर प्रतीत हुई है। द्विवेदी युग की क्या विशेषताएं रहीं? तो पहला, राष्ट्रीयता की भावना। दूसरा, इतिवृत्तात्मकता की प्रधानता। इतिवृत्त बने होता है कथा तत्व। इस समय ऐसे काव्यों को प्रमुखता दी गई जिसमें कुछ कहानी हो। तीसरा, सामाजिक समस्याओं का चित्रण। चौथा, काव्य रूपों की विविधता। और पांचवां, काव्य भाषा के रूप में खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग। ये द्विवेदी युग की सबसे बड़ी विशेषता है, क्योंकि भारतीय युग में काव्य की भाषा ब्रज ही रही, गद्य केवल खड़ी बोली में लिखा गया, किंतु द्विवेदी युग में आकर दोनों में साम्यता हो गई। काव्य और गद्य दोनों ही खड़ी बोली में लिखे जाने लगे और यह आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की हिंदी साहित्य को सबसे बड़ी देन है। उन्होंने कवियों को प्रेरित किया और अंततः कवियों ने खड़ी बोली में लिखना शुरू किया। छायावाद काल की विशेषताएं: पहला, वैयक्तिक अनुभूति की प्रधानता। यहाँ व्यक्तिगत भावनाओं को महत्व दिया गया। जैसे महादेवी वर्मा कहती हैं, मैं नीर भरी दुख की बदली। व्यक्तिगत अनुभूति। दूसरा, प्रकृति का मानवीकरण। यहाँ प्रकृति को मानव की तरह चित्रित किया गया, उस पर अपनी भावनाएं आरोपित की गईं। तीसरा, मानवतावादी दृष्टिकोण। चौथा, रहस्यवाद की भावना। पांचवा, दुख और वेदना की अभिव्यक्ति। छायावाद में वेदना के स्वर बड़े तीव्र हैं और महादेवी जी में तो बिल्कुल जीवंत हो उठे हैं, इसीलिए उन्हें आधुनिक मीरा भी कहा जाता है। यद्यपि छायावाद प्रेम एवं सौंदर्य का एक काव्य है जिसमें दुख, वेदना, निराशा सब चीज़ें भरी हैं, किंतु यहाँ जो मूल स्वर है वह मानवतावादी दृष्टिकोण का है। वह सर्व समाज के हित की बात करता है। छायावाद के बाद प्रगतिवाद। प्रगतिवाद की विशेषताएं: पहला, शोषक वर्ग के प्रति घृणा। वह वर्ग जो दूसरे के ऊपर अधिकार स्थापित करके उनसे श्रम कराता था लेकिन बदले में कुछ देना नहीं चाहता था, उसे शोषक वर्ग कहा गया। तो यहाँ शोषक वर्ग के प्रति घृणा, शोषितों के प्रति सहानुभूति। और जो शोषित हुए, जिनके ऊपर अत्याचार हुए, उन्हें शोषित कहा गया। तो इस काल में कवियों ने शोषक वर्ग के प्रति घृणा व्यक्त की, शोषितों के प्रति सहानुभूति। तीसरा, विद्रोह एवं क्रांति की भावना। चौथा, समाज का यथार्थवादी चित्रण। पांचवा, प्राचीन रूढ़ियों एवं मान्यताओं का विरोध। जो प्राचीन समय की
ऐसी मान्यताएं थीं जो अब रूढ़ियां बन चुकी थीं, जिनका कोई महत्व नहीं रह गया था, उसका इस काव्य में विरोध किया गया। प्रयोगवाद, इसकी विशेषताएं देखें। पहला, नवीन बिंब एवं उपमान योजना, नए नए तरह के बिंब बनाए गए, उपमान ढूंढे गए, जैसे हड्डी के से नयन, मजदूरनी की सी रात, लालटेन से नयन या हड्डियों सा बादल। इस तरह के तमाम उपमाएं, एक नए तरह की उपमाएं दी गई। तो नवीन बिंब एवं उपमान योजना। दूसरा, कुंठा एवं निराशा के स्वर, जितनी इच्छा थी, जितनी संभावना थी, उतनी उन्नति हुई नहीं, विकास उतना हुआ नहीं, तो लोगों में कुंठा और निराशा भर गई। कुंठा एवं निराशा के स्वर वो काव्य में भी फूटा। गहन बौद्धिकता, यहाँ विचार बड़े सघन हैं। अति यथार्थवादी दृष्टिकोण, यहाँ पर जो जैसा है वैसा ही वर्णन कर दिया गया, उसको आवरण में बिल्कुल नहीं छिपाया गया। यद्यप साहित्य मानता है कि यद्यप शुद्धम लोक विरुद्धम न करणीयम, यद्यप ठीक हो लेकिन समाज के मर्यादा के विपरीत हो तो उसे सामने नहीं लाना चाहिए, लेकिन यहाँ कवियों ने बिल्कुल खुला चित्रण किया, कहीं कोई बाधा नहीं रखी गई। तो अति यथार्थवादी दृष्टिकोण चौथा। पांचवा, व्यंग की प्रधानता, यहाँ हास्य व्यंग प्रधान हो चला है। नई कविता, इसकी 5 विशेषताएं देख लें। पहला, घोर वैयक्तिकता। दूसरा, उपमानों तथा प्रतीकों की नवीनता। तीसरा, मुक्तक छंद की प्रधानता। चौथा, लघुमानों की प्रतिष्ठा। और पांचवा, सामाजिक एवं नैतिक व्यवस्था के प्रति विद्रोह। क्योंकि आज का कवि जब जन सामान्य को सुखमय नहीं देखता, उसे पीड़ा में देखता है, विषमता से ग्रसित देखता है, तो उसके मन में उसके प्रति शब्द फूट पड़ते हैं। इसीलिए उस व्यवस्था का उसने विरोध किया है। ये तो रही आधुनिक काल की विशेषताएं। अब तीसरे प्रश्न पे आइए। तीसरा प्रश्न है, आधुनिक काल के प्रमुख कवि और उनकी रचनाओं का उल्लेख कीजिए। उत्तर, आधुनिक काल के प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं निम्नलिखित हैं। एक तरफ युग लिख लें, बीच में कवि शीर्षक बना लें और अंतिम में रचना। ऐसा इसलिए किया गया है ताकि कम से कम में आपको सामग्री दी जा सके, क्योंकि आधुनिक काल बड़ा है और विस्तार में बहुत ज़्यादा वीडियो बड़ा हो जाता, इसलिए सामग्री को समेटने का प्रयास किया गया है। तो आधुनिक काल का कब पूछा जाए तो किसी भी काल के 2 कवि और उनकी रचनाएं आप लिख सकते हैं, और अगर संबंधित उपविभाजन से प्रश्न आए तो उसी का लिखना है। तो पहला आपका है भारतेंदु युग। इसके 2 कवि भारतेंदु हरिश्चंद्र, इनकी रचना प्रेम माधुरी। श्रीधर पाठक, इनकी रचना कश्मीर सुषमा। कक्षा 9 में आपने इन्हें पढ़ा भी है। दूसरा उपविभाजन था द्विवेदी युग। 2 कवि मैथिली शरण गुप्त, इनकी रचना साकेत महाकाव्य है। दूसरे अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, इनकी रचना प्रिय प्रवास, यह भी महाकाव्य है, और प्रिय प्रवास को खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। छायावाद, अगला जो आपका उपविभाजन है। अब छायावाद में 4 कवि ऐसे हैं जिनको छायावाद का स्तंभ कहा जाता है या कवि चतुष्टय के रूप में कहा गया है। अतः उन चारों का यहाँ विवरण आपको दे दिया जा रहा है ताकि आप यहीं से उस प्रश्न का भी उत्तर जान जाएं। जयशंकर प्रसाद, इनकी रचना कामायनी है, महाकाव्य, आधुनिक युग का सबसे श्रेष्ठ काम माना जाता है, या कह लीजिए कि छायावाद का सबसे श्रेष्ठ महाकाव्य माना जाता है। दूसरे सुमित्रानंदन पंत, इनकी रचना बीड़ा, इन्हें प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। तीसरे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, राम की शक्ति पूजा, इनकी रचना है। महादेव वर्मा, इनकी रचना का नाम यामा है। प्रगतिवाद, प्रगतिवाद के पहले कवि हैं शिवमंगल सिंह सुमन, इनकी रचना है प्रलय सृजन। दूसरे रामधारी सिंह दिनकर, रचना उर्वशी। प्रयोगवाद, प्रयोगवाद के जनक हैं अज्ञेय। अज्ञेय का पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। तो अज्ञेय की रचना है आंगन के पार द्वार, हरी घास पर क्षण भर। कई रचनाएं हैं, लेकिन आंगन के पार द्वार यहाँ आप नोट करें। दूसरे कवि नागार्जुन, इनकी रचना
प्यासी पथराई आंखें। नई कविता अंतिम उपविभाजन है और इसके पहले कवि हैं गिरजा कुमार माथुर, धूप के धान इनकी रचना में लिखी। दूसरे भवानी प्रसाद मिश्र और इनकी रचना है खुशबू के शिलालेख। इस तरह से आधुनिक काल के सभी उपविभाजन से आपने दो दो कवियों के बारे में जान लिया। अतः कब कोई भी प्रश्न बने किसी अलग विभाजन पर या आधुनिक काल के दो कवि पूछे जाएं तो यहां से आपको लिखना है। चौथा प्रश्न, तार सप्तक से आप क्या समझते हैं? उत्तर, सन 1943 ईस्वी में सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय के संपादन में 7 प्रयोगवादी कवियों की रचनाओं का एक संकलन प्रकाशित हुआ जिसे तार सप्तक के नाम से जाना जाता है। दूसरा सप्तक सन 1951 ईस्वी में तथा तीसरा सप्तक सन 1959 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। यद्यपि एक चौथा सप्तक भी प्रकाशित हुआ किंतु उसके संपादक अज्ञेय जी नहीं हैं, इसलिए यहां उसकी गणना नहीं होगी। पहले सप्तक के 7 कवि कौन थे यह जान लें। अज्ञेय, मुक्तिबोध, गिरजा कुमार माथुर, प्रभाकर माचवे, नेमिचंद्र जैन, भारत भूषण अग्रवाल एवं रामविलास शर्मा, ये पहले सप्तक के 7 कवि हैं। दूसरे सप्तक के कवि भवानी प्रसाद मिश्र, शकुंतला माथुर, हरिनारायण व्यास, शमशेर बहादुर सिंह, नरेश मेहता, रघुवीर सहाय एवं धर्मवीर भारती, ये दूसरे सप्तक के 7 कवि हैं। तीसरे सप्तक के कवि प्रयाग नारायण त्रिपाठी, कीर्ति चौधरी, मदन वात्स्यायन, केदारनाथ सिंह, कुंवर नारायण, विजय देव नारायण शाही एवं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, ये तीसरे सप्तक के 7 कवि हैं। ध्यान रखिएगा, दूसरे सप्तक में शकुंतला माथुर और तीसरे में कीर्ति चौधरी, ये दोनों महिला कवियत्री हैं। एक प्रश्न जो भक्ति काल में छूट गया था उसे यहां दे दिया जा रहा है, आप इसे नोट कर लें क्योंकि यह भी कभी कभी पूछा जाता है, और वह है अष्टछाप से आप क्या समझते हैं? उत्तर, सन 1565 ईस्वी में स्वामी वल्लभाचार्य के पुत्र गोस्वामी विट्ठलनाथ ने 4 स्वयं के तथा 4 अपने पिता के कृष्ण भक्त शिष्यों का एक संगठन बनाया जिसे अष्टछाप कहते हैं। इनका कार्य श्रीनाथ जी अर्थात श्री कृष्ण के मंदिर में 8 प्रहर क्रमशः पूजा अर्चना करना था। 3 घंटे का एक प्रहर माना जाता था और इस तरह से 24 घंटे में कुल 8 प्रहर होते थे और प्रत्येक प्रहर में एक कवि को पूजा अर्चना का दायित्व देखना था। इस तरह से 8 कवियों का एक संगठन बना और चूंकि उन 8 पर उन्होंने अपने आशीर्वाद की छाप लगाई इसीलिए इसे अष्टछाप कहते हैं। स्वामी वल्लभाचार्य के कौन से 4 शिष्य थे? कुंभनदास, सूरदास, परमानंद दास और कृष्णदास। गोस्वामी विट्ठलनाथ जी के 4 शिष्य कौन से थे? गोविंद स्वामी, नंददास, छीत स्वामी और चतुर्भुजदास। ध्यान रखिएगा कि वल्लभाचार्य के शिष्यों में सबसे श्रेष्ठ सूरदास जी थे और विट्ठलनाथ के शिष्यों में नंददास, किंतु पूरे अष्टछाप के सर्वश्रेष्ठ कवि के रूप में सूरदास का नाम लिया जाता है। प्रिय छात्रों, आधुनिक काल पर जो छोटे छोटे प्रश्न आते हैं उनके लिए आपको अलग से विवरण दिया जाएगा, लेकिन ध्यान रखें आपके पाठ्यक्रम में जितने कवि सम्मिलित हैं सभी की रचनाओं को धीरे धीरे याद करें क्योंकि वहाँ से प्रश्न उठाए जाते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे भी प्रश्न आते हैं जिनका विवरण पूर्व की कक्षाओं में आपने पढ़ रखा है, तो वहाँ से भी आपके पास वो सामग्री होगी, उसे वहाँ से स्मरण रखें। इसे अपनी उत्तर पुस्तिका में नोट करें। आगे हिंदी गद्य साहित्य के इतिहास में हम फिर आपसे मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।